हेलो बच्चों, आइए आज हम फिर से एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आइए उसी के क्रम में 11वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, पिछले कुछ क्वेश्चनों में हमने देखा था कि जो भी परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करने को कहा गया था उसमें हमें कहीं समय के सापेक्ष था, है ना, कहीं पर त्रिज्या के सापेक्ष था, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि हमें किसके सापेक्ष ज्ञात करना है या किसके सापेक्ष ही 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपको परिवर्तन की दर नहीं पता होगी वहाँ पर आप हमेशा t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें एक वक्र दिया गया है। देखिए वक्र क्या है आपका 6y = x³ + कितना 2, एक वक्र दिया गया है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, यानी x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, जो y निर्देशांक है ये x की तुलना में, है ना, तीव्रता से बदल रहा है। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो dy/dt = ये होगा dx/dt, कितना 8 गुना तीव्रता से, यानी dy/dt = 8 × dx/dt, ये हमें दिया गया है। चलिए आते हैं, वक्र है 6y = x³ + 2। तो यहाँ पर भी हमें किस परिवर्तन की दर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 6 × dy/dt = यहाँ पे क्या होगा? ये होगा d/dt x³ + d/dt कितना 2। चलिए यहाँ पे आएंगे, ये होगा 6 × dy/dt = d/dt x³ का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो आप x को t मानेंगे, ये बनेगा t³ का होता है 3t² यानी 3x²। और चूंकि x को t माने थे जिसका पुनः अवकलन होगा तो ये होगा dx/dt प्लस, आगे देखिए अचर पद है दो का अवकलन क्या हो गया? 0, यानी 6 × dy/dt = 3x² dx/dt। इस वक्र को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ और दी गई है, इसको हम चलिए 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 × dy/dt की वैल्यू हमें दी गई है 8 × dx/dt, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 × dx/dt = होगा 3x² dx/dt। यहाँ से आप देखिए 3 × 2 = 6, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से प्राप्त क्या होगा? 2 × 8 = 16, यानी 16 क्या dx/dt और इक्वल टू क्या दिया गया है? ये हो गया हमारा x² dx/dt। ठीक है, अब देखिए dx/dt दोनों पक्षों में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हमें प्राप्त हो जाएगा x² = 16 और x = प्राप्त करेंगे तो 16 का अंडर रूट निकलेगा तो ये होगा ±4। ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? y की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए x की वैल्यू हम ले जाकर कहाँ पुट कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए क्या है? 6y = x³, x की वैल्यू क्या है? 4 है। तो चलिए 4 रखते हैं, तो ये होगा हमारा 4 का क्यूब प्लस कितना, यहाँ पे आप कर सकते हैं ±4 का क्यूब, आगे प्लस क्या लिखा है? 2। तो ये हो गया 6y = प्लस माइनस का क्या होगा? 4 का क्यूब 64, यानी ±64 प्लस कितना 2। तो यहाँ पे आप देखिए, एक बार क्या करिए, एक बार धनात्मक मान ले लीजिए, प्लस मान लेने पर, प्लस मान लेंगे तो एक बार हो जाएगा आपका 6y = की बार क्या लेंगे? 64 + 2, यानी 6y = कितना आया? 66। y = कितना आएगा? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, कितना आएगा? 11 × 66। ठीक है, एक बार पॉजिटिव ले लिए, एक बार क्या लेते हैं? निगेटिव वैल्यू लेते हैं। निगेटिव मान लेने पर
जब आप नेगेटिव मान लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 64 लिया था, यहाँ हमने लेंगे माइनस 64 प्लस कितना 2, तो यहाँ से 6y इज इक्वल टू माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62, यहाँ से काटिए 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, y इज इक्वल टू आएगा माइनस 31 बटे कितना 3। तो यहाँ पे देखिए x के भी 2 मान हमें प्राप्त हुए हैं, y के भी 2 मान प्राप्त हुए हैं, अतः यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा वो क्या होगा, अतः बिंदु, ठीक है, अतः बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जब आप पॉजिटिव मान ले रहे हैं तो क्या होगा 4, पॉजिटिव मान लेने पर y की पॉजिटिव वैल्यू कितनी आई है 11, यानी 4, 11, तथा अगर आप नेगेटिव मान लेते हैं तो आपको क्या मिला है -4, कितना -31 बटे 3। ठीक है, चलिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई कण जो है वक्र 6y इक्वल टू x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है और x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो वक्र पर उन बिंदुओं के निर्देशांक 4, 11 तथा -4, -31 बटे 3 होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या है। कह रहा है कि हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड मतलब समय के सापेक्ष हो रहा है। कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर बुलबुले की बात की गई है। अब आपको पता है बुलबुला कैसा होता है, बुलबुला गोलाकार होता है, यानी यहाँ पर गोले से संबंधित बातों का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। चलिए मान लेते हैं सबसे पहले, चूंकि त्रिज्या है और यहाँ पर आयतन दिया गया है, तो मान लेते हैं माना बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन भी है। माना बुलबुले की त्रिज्या r है और आयतन क्या है, v है। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दें, बुलबुले की जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, समय यानी t के सापेक्ष हो रहा है। यानी आपको दिया गया है dr/dt, कितना दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको जो परिवर्तन निकालना है वो आयतन में निकालना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। इसका मतलब हुआ आपको dB/dt ज्ञात करना है, कब, जब त्रिज्या कितनी हो, r = 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। चूंकि यदि किसी बुलबुले की त्रिज्या r है, आयतन भी है, तो उसका आयतन होता क्या है, v = त्रिज्या r वाले बुलबुले का आयतन क्या होगा 4/3 πr³। चूंकि हमने बताया बुलबुला कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो चलिए v = 4/3 πr³। चलिए यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, dB/dt = 4/3 पाई, ये आपका अचर पद है, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ये होगा d/dt r³। यहाँ से फिर dB/dt = 4/3 पाई इंटू r³ का अवकलन t के सापेक्ष, t मानिए t³ का 3t² यानी 3t के स्थान पे r है r², और चूंकि r को हमने t माना था इसका पुनः अवकलन करेंगे dr/dt। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे dB/dt हमें निकालना है कब, जब त्रिज्या कितनी हो, r = 1 सेंटीमीटर हो, तब क्या होगा, देखिए ये होगा आपका 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r², r की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू dr/dt। अब देखिए dr/dt आपको दिया गया है कितना 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब आपको प्राप्त होगा dB/dt where r = 1 कितना होगा 2 पाई इंटू 1 1, यानी
2 पाई आपको प्राप्त होगा। ये है क्या, ये आयतन में परिवर्तन की दर है, तो आयतन की इकाई क्या होती है आपको पता है, मीटर क्यूब होती है, लेकिन आपको मात्रक सेंटीमीटर में दिया गया तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ कि यदि हवा के किसी बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसके बुलबुले का जो आयतन होगा वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है। कह रहा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर गोले की बात की गई है, गोलाकार गुब्बारा है, परिवर्तनशील व्यास यानी इसके व्यास में परिवर्तन आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गुब्बारा है तो मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा, चूंकि आयतन में परिवर्तन दर निकालनी है इसलिए आयतन मान लेते हैं, तथा आयतन भी है। ठीक है, और व्यास आपको दिया गया है d, कितना दिया गया है 3/2 2x + कितना 1। और आपको पता है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, d = लिख सकते हैं 2r, 2r = 3/2 × 2x + 1। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये होगा r = 2 यहाँ चला आएगा, ये होगा 3/4 2x + 1। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी आयतन के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है x के सापेक्ष, यानी आपको ज्ञात करना है dV/dx। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि गुब्बारे की त्रिज्या अगर r माना है हमने, आयतन भी है, तो गुब्बारे का आयतन होगा क्या, v = r त्रिज्या वाले गुब्बारे का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए v = क्या है 4/3 पाई × r³। r की वैल्यू कितनी है 3/4, तो ये हो गया 3/4 × 2x + 1, और इसका पूरे का क्या दिया गया है क्यूब, यानी v = 4/3 पाई × 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 4 का क्यूब कितना हुआ 64, और इंटू क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। सॉल्व करिए, 3 9 जा 27 और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कुल मिलाकर आपको v प्राप्त हुआ कितना, v आपको प्राप्त हुआ है 9 पाई/16 × 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है dV/dx, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा dV/dx = यहाँ देखिए 9 पाई/16 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, कितना होगा d/dx 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा dV/dx = 9 पाई/16 इंटू, अब आप देखिए 2x + 1 का होल क्यूब का अवकलन करेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इसको थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए, तो ये क्या बना t³ का अवकलन क्या होगा बोलिए 3t²। ठीक है, 3t², तो ये होगा 3 × t कितना है 2x + 1 का होल स्क्वायर, और इंटू फिर क्या होगा इसका पुनः अवकलन, यानी d/dx 2x + कितना 1। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर लिखा है dV/dx = 9 पाई/16 × 3 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू d/dx 2x + 1, 2x का अवकलन क्या होगा 2 होगा, 1 का 0, यानी इंटू कितना हो जाएगा ये 2। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 8 16, कि वो आएगा dV/dx = क्या होगा 9 3 27, यानी 27 पाई/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, अर्थात आयतन की जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या होगी 27 पाई/8 × 2x + 1 का होल स्क्वायर।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्या है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अर्थात एक पाइप है, उसमें से रेत गिर रही है और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। यानी जो रेत गिर रही है वो किस प्रकार की आकृति बनाती है? शंक्वाकार आकृति बनाती है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यानी आधार की जो शंकु हमें प्राप्त हो रहा है उसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, आगे कह रहा रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। पाइप से रेत गिर रही है और गिरती हुई रेत जमीन पर क्या बना रही है? शंकु बना रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना रेत द्वारा बने शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा आयतन भी है। आयतन क्यों माना गया? चूंकि जो रेत है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है आयतन। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो शंकु बन रहा है उसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यानी प्रश्नानुसार जो ऊंचाई h है वो आधार की त्रिज्या जो r है, त्रिज्या का छठा भाग है। यानी h इक्वल टू क्या दिया गया है? r/6 दिया गया है। अर्थात कह सकते हैं r इक्वल टू कितना होगा? 6h होगा। ठीक है, इसके बाद जरा विचार कीजिए। आपसे कह रहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही? ऊंचाई h है, किस दर से बढ़ रही है? देखिए यहाँ पर प्रति सेकंड दिया गया था, यानी समय के सापेक्ष, यानी आपको ज्ञात करना है dh/dt। ठीक है, dh/dt ज्ञात करना है कब? जब ऊंचाई कितनी हो? 4 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है, यानी कह सकते हैं h इक्वल टू 4 हो तब इसकी ऊंचाई में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चूंकि हमें पता है कि जो रेत है वो एक शंकु बना रही है, तो रेत द्वारा बने शंकु का जो आयतन भी है वो क्या होगा? 1/b बराबर 1/3 पाई r²h। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। b इक्वल टू क्या है? 1/3 पाई इंटू r²। r की वैल्यू कितनी है? 6h। ये हो गया 6h का स्क्वायर इंटू कितना? h। आगे हल करेंगे। v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। यहाँ हुआ h² इंटू h कितना होगा? h³। और यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी v इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 12 पाई h³। ठीक है, चलिए अब चूँकि हमें दिया क्या गया है, ध्यान दें। यहाँ जो रेत है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी जो रेत के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, यानी क्या? dB/dt। ये कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए तो हमें dB/dt निकालना है। आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है, इसका मतलब b इक्वल टू 12 पाई h³ में क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए t के सापेक्ष अवकलन करिए, कितना होगा ये? dB/dt इज इक्वल टू ये कितना होगा? 12 पाई आपका कांस्टेंट है, तो d/dt h³। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। dB/dt इज इक्वल टू 12 पाई इंटू, देखिए h³ का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा? 3h²। ये हो जाएगा आपका dH/dt। ठीक है, यानी dB/dt इज इक्वल टू कितना होगा? 12 3 36 पाई h² dH/dt। ठीक है, अब आपको dB/dt की वैल्यू ये दी गई है और dH/dt आपको निकालना है कब पर? h बराबर 4 पर। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं। dB/dt की वैल्यू कितनी हो गई? 12 इज इक्वल टू 36 पाई इंटू h²। h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू दी गई है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया कितना? 16 और इंटू हो गया dH/dt। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करिए।
ये होगा 12 तियाँ 36, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम ये कि यहाँ पे क्या आया, ये आया 16 तियाँ 48, 48 पाई DH अपान DT इज इक्वल टू 1। तो DH अपान DT कितना होगा, 1 अपान 48 यानी 1 अपान 48 पाई, ठीक है। क्या ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं DH अपान DT कब, जब H इज इक्वल टू कितना हो, 4 हो। इसका मतलब हुआ कि जो रेत से बना शंकु है उसकी ऊंचाई जो है वो 1 अपान 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत C ऑफ x यानी कास्ट मूल्य इसका रुपए में, जहां C ऑफ x इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि एक वस्तु है जिसकी x इकाई का जो उत्पादन है उस उत्पादन को करने में उसमें जो कुल लागत आती है वो कितनी आती है, C ऑफ x आती है, जहां C ऑफ x का मान ये आपको दिया गया है। कह रहा है आपको कि सीमांत लागत ज्ञात करना है जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यानी कुल मिलाकर x वस्तुओं का जब हम सीमांत लागत ज्ञात कर लेंगे फिर x की वैल्यू 17 रख के हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है चूंकि x इकाई है, यहाँ लिखा गया है कि चूंकि x इकाइयों के उत्पादन का कुल लागत आपको दिया गया है लागत दिया गया है C ऑफ x, जहां C ऑफ x की वैल्यू आपको दी गई है 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस कितना 4000। ओके, तो आपसे कह रहा है कि इसकी सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, जो सीमांत लागत होती है किसी वस्तु की वो क्या होती है, वो लागत मूल्य के में परिवर्तन के बराबर होती है। अर्थात सीमांत लागत क्या होगी, सीमांत लागत होगी आपकी d/dx C ऑफ x, यानी जो लागत मूल्य में परिवर्तन होगा वह उसका सीमांत लागत होगी, ठीक है। तो चलिए, तो d/dx C ऑफ x कितना है, ये हो गया d/dx 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस कितना 4000। चलिए सॉल्व करते हैं। तो d/dx पहले इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा 0.007 इंटू एक्स क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। चलिए माइनस फिर 0.003 इंटू फिर x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x होगा प्लस 15x का अवकलन कितना होगा 15 होगा और 4000 एक कांस्टेंट पद है उसका क्या होगा 0। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा ये, चलिए ये होगा आपका 3 7 21 0 0 और 3 अंक पर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.021x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करिए 0.006x प्लस कितना 15। ये क्या है, सीमांत लागत है। आगे कह रहे हैं सीमांत लागत ज्ञात करना है जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। AX इकाई का निकला है, हमें 17 इकाई का निकलेंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, तो 17 इकाइयों का उत्पादन का उत्पादन 17 इकाइयों की सीमांत लागत, 17 इकाइयों की सीमांत लागत बराबर कितनी होगी, सीमांत लागत होगी आपकी क्या होगा 0.021 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ 17 रखेंगे तो ये हो गया 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू एक्स की वैल्यू 17 रखेंगे प्लस कितना होगा 15। हल कर लीजिए कितना होगा ये 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर करिए 289
माइनस यहाँ पे गुणा करा दीजिए। चलिए 17 छक्का 102 और यहाँ पर क्या होगा आपका 3 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.102 और प्लस कितना 15, तो इसको हल कर लीजिए। चलिए गुणा कराइए, 289 को आप 21 से गुणा करिए। चलिए आप यहाँ भी कर सकते हैं, 289 को आप 21 से गुणा करिए। ये हुआ आपका 9 8 2 2 9 18 2 8 16 17 7 4 1 5 9 8 8 16 7 2 9 1 10 5 1 6 कितना होगा, ये हो गया हमारा 6069 और यहाँ पर 3 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। और माइनस कितना हो गया 0.102 प्लस कितना 15। चलिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 15 और 6 कितना होगा 21, 21.069 माइनस 0.102। चलिए घटा दीजिए, 9 में से 2 घटाएंगे 7 होगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, यहाँ क्या आएगा 20। यानी 17 इकाइयों की जो सीमांत लागत होगी वो 20.967 यानी 20 रुपये 967 पैसे होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ये जस्ट लाइक पिछले सवाल की तरह है। देखिए यहाँ पे लिखा किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर ऑफ एक्स है, जहाँ आर ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 13x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, तो आपसे सीमांत आय ज्ञात करने के लिए कह रहा है जब x = 7 हो। एकदम सिंपल सी बात है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आर ऑफ एक्स = दी गई है 13x² प्लस 26x प्लस कितना 15। आपसे कह रहा सीमांत आय बताइए, तो सीधा सीधा आप निकाल लीजिए सीमांत आय। ठीक है, सीमांत आय x इकाइयों की सीमांत आय क्या होगी, ये होगी d/dx आर ऑफ एक्स की, यानी आर ऑफ एक्स के पदों में परिवर्तन। चलिए क्या होगा, ये होगा d/dx आर ऑफ एक्स कितना है 13x² प्लस 26x प्लस कितना 15। चलिए तो ये हो गया 13 × x² का अवकलन कितना होगा 2x, 26x का 26 होगा, 15 का 0 कितना आएगा 13 × 26x प्लस कितना 26 क्या रुपये। क्या है ये x इकाइयों की सीमांत आय है। और जब x = 7 हो तो क्या लिखेंगे, जब x = 7 हो तो सीमांत आय आपकी क्या होगी, x = 7 रख दीजिए, 26 × 7 प्लस कितना 26। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 7 6 42 2 4 7 दूनी 14 4 18 182 प्लस कितना 26 जोड़ दीजिए, 6 2 8 8 2 10 1 1 2 कितना आएगा 206 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 और 18 में आपको विकल्प चुनना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वृत्त की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए ये तो एकदम आसान है, आपको पता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, किसी वृत्त की त्रिज्या r तथा चूंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछना, तो क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं a। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल क्या है a है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको क्षेत्रफल r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन कह रहा है। तो चूंकि वी नो दैट क्षेत्रफल होता क्या है वृत्त का, a = क्या होता है πr² होता है। आपको क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन r के सापेक्ष क्या निकालना है dA/dr, यानी क्या करना है त्रिज्या के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो = कितना होगा π × d/dr r², तो π × r² का r के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 2r होगा।
ठीक है, तो कुल कितना आएगा 2 पाई आर आएगा। dA/dr बराबर कितना आया 2 पाई आर। लेकिन आपको त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी dA/dr निकालना है। r = 6 सेंटीमीटर पर, तो कितना आएगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या रख देंगे 6, कितना आ जाएगा 12 पाई। ठीक है, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। हम लिख सकते हैं अतः यहाँ से हमें हमारा जो विकल्प है वो बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन है, इससे आप भली भांति परिचित हैं, इससे पहले भी इस क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। देखिए लिखा है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय r(x) दी गई है। आपको कुल आय r(x) दी गई है 3x² प्लस 36x प्लस कितना 15। आपसे कह रहा है कि जब x = 15 हो तो सीमांत आय बताइए। चलिए तो सीमांत आय निकाल लीजिए। सीमांत आय आपको पता है, सीमांत आय m(r) ये होती है d/dx r(x) की। तो इक्वल टू d/dx r(x) की वैल्यू 3x² प्लस 36x प्लस कितना है 5। तो यहाँ से 3 इंटू x² का अवकलन कितना होगा 2x होगा, 36x का 36, 15 का 0, तो 3 2 जा 6x प्लस कितना आया 16। ठीक है, सीमांत आय। लेकिन हमें सीमांत आय ज्ञात करनी है कब, जब x = 15 हो 15 हो। तो x बराबर 15 पर सीमांत आय, m(r) कितना है 6 इंटू x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 36, तो ये होगा हमारा 15 छक्का 90 प्लस 36 बराबर कितना 126। यानी आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है डी। तो हम लिख सकते हैं अतः विकल्प डी सही है। चलिए आपका चैप्टर समाप्त होता है। आगे एक्सरसाइज 6.2 इसके बाद वाली वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।